रेनफॉल होता क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रेनफॉल में लिखो टोटल अमाउंट ऑफ रेन डिपॉजिट deposited in given area during given time as measured by rain gauge is called rainfall। ठीक है, वर्षा क्या होता है कि वह रेनफॉल वर्षण क्या होता है कि वह अमाउंट जो रेन का वह अमाउंट वर्षा का जो डिपॉजिट होती है किसी एक गिवन एरिया में किसी एक स्थान पर ड्यूरिंग उस समय गिवन टाइम में उस गिवन टाइम में, तो वह क्या होता है मेजर्ड बाई, वह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं रेन गेज कहते हैं। वो क्या कहलाता है रेनफॉल। हम वर्षा को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं रेन गेज। आगे बढ़ो, सदना नहीं। हाँ बोलो। गिवन टाइम। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर सर हाँ सर बोलो। दोबारा समझाना ना सर एक बार दोबारा समझाना। समझो, हाँ समझो। वर्षण मतलब इसे कहते हैं वर्षण। रेनफॉल क्या होता है वर्षण। ठीक है, किसी वह अमाउंट मतलब होता है मात्रा, वर्षा की वह मात्रा जो कि गिवन एरिया कुछ सीमित क्षेत्र में गिवन टाइम में। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कुछ क्षेत्र में उतनी बारिश हुई वह अमाउंट जो है वह मात्रा जो है जो कि रेन गेज क्या है रेन गेज वर्षा को मापने का यंत्र है। ठीक है, जो रेन गेज पर मापी जाती है वह क्या कहलाता है रेनफॉल कहलाता है। अब क्लियर हुआ कि एक बार फिर से समझाऊं, बताओ फिर से समझो। देखो, वर्षा की वह मात्रा जो किसी एरिया में किसी क्षेत्र में उस जगह में दिया गए टाइम के अंदर जो रेन गेज पर मापा जाता है। रेन गेज एक यंत्र है
उस पर वर्षा की मात्रा मापी जाए उस गिवन टाइम और गिवन एरिया में, तो वो क्या कहलाता है? रेनफॉल कहलाता है। और इधर, हाँ बस, दीवार में नहीं है, हाँ दिखेगा, सब दिखेगा। उधर उधर। ठीक है, समझ में आ गया अंजलि? बादल अब समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ ठीक है, एक एक चीज इसी तरह क्लियर करते हुए चला करो, जहां कोई डाउट रहा करे पूछ लिया करो। ठीक है, अब इस तरीके से वर्षण क्या होता है, वर्षा क्या होता है, समझ में आ गया होगा आप लोग। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में पहला होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, और दूसरा होता है रिलीफ रेनफॉल, और तीसरा जो होता है वह साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर जैसे कोई एक जगह है यह, तो यहाँ पे कुछ वाटर है, यहाँ से जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होके वह ऊपर की तरफ बादल बन जाता है, और बादल होने के बाद फिर उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ये जो इस तरीके की जो रेनफॉल होती है वह क्या कहलाती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वर्षा सीधे ये यहाँ पर जल जहां पर इकट्ठा ज्यादा होता है वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ा, सीधे प्रकाश पड़ा, और वहां से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद बादल में चेंज हुआ, बादल से फिर जाके उसका रेनफॉल हो गया। ठीक है, तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल में होते हैं, और यह सबसे ज्यादा क्या होता है, यह इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यह इक्वेटोरियल जगह में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल बताया था ना, इक्वेटर बताया था ना, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, पता है ना। अक्षांश जो 0 डिग्री पर होता है उसे ही इक्वेटर कहते हैं, आप लोग को पता है ना, सबको बताया था मैंने। अगर ये हमारा स्फीयर है, यह हमारा अगर अर्थ सरफेस है, तो इसके बीचों बीच से जो लाइन जो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर सन की रेंज सीधी हमेशा पड़ती है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। यहाँ पे रेनफॉल पड़ी और इससे इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद वहां बादल बने, बादल कुछ दूर चलने के बाद फिर से वहां जाके बारिश कर दिए, ये क्या होता है? कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाता है। और यह इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा
पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई? बादल, यस सर। देखिए हो गया। अब देखो इसका कन्वेक्शन रेट के बारे में थोड़ा सा लिख लो। समझ में आ गया होगा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है। इसमें लिखो पहला 4 पॉइंट में, इट इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन एन एरिया। ठीक है, दूसरा लिखो वाटर evaporates condense and come down in form of rainfall। फिर इसके बाद इट इज कॉमन इन इक्वेटोरियल। लिख लो इसे। क्लियर आ रहा वीडियो? वीडियो क्लियर आ रही? बादल, यस गणेश, सर। अभिषेक, समझ में आ रहा सभी को? चलो, मोनिका तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बताओ, इतना समझ में आ गया?
कन्वेक्शनल रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। ठीक है। अब इतनी बात अगर नोट डाउन हो गई हो तो रिलीफ पे चलते हैं। रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल क्या होता है इसे समझने का प्रयास करो। यह माउंटेन की वजह से जो रेनफॉल होता है वह, मान लो यहाँ पर कोई जल हुआ, जल का कोई स्रोत हुआ, यहां से इवेपोरेशन हुआ और बादल बना और बादल चलते 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 यहाँ पर पर्वत से टकराया और पर्वत पर ही वर्षा कराने लगा। तो ये क्या हो गया? रिलीफ रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा। ठीक है, आवाज आ रही सभी को? बादल बनने के बाद यहाँ से कोई स्रोत था, वह पर्वत पर जाकर लड़ा और वहीं लड़कर बारिश हो गई। तो यह पर्वत से जो वर्षा हुई इसे रिलीफ रेनफॉल कहेंगे। जल्दी करो, बनाओ। हो गया? अब इसके बारे में भी लिख लो थोड़ा। आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है। ठीक है। अब इसमें लिखो when moisture laden wind and strike to a mountain। सर हाँ, सर ये वैन के बाद क्या लिखा है? when moisture, मॉइस्चर मतलब होता है आर्द्रता। ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं मॉइस्चर। और कोई वर्ड बताओ, कोई वर्ड जो ना समझ में आ रहा हो। उमस जिसे कहते हैं ना, उसे ही मॉइस्चर कहते हैं। उमस, जो मॉइस्चर माने होता है आर्द्रता। बताता वो भी आपको भी और पढ़ना है इसमें आर्द्रता। स्ट्राइक, लड़ना। स्ट्राइक माने होता है लड़ना, जब एक दूसरे से टकराना जिससे होता है इसे स्ट्राइक कहते हैं। टू अ माउंटेन then the
रेनफॉल अकर ठीक है। then the rainfall occur इसे हम और क्या कहते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं, ओरोग्राफी ओरोग्राफिकल रेनफॉल नाम से भी जानते हैं। अकर अकर मतलब होता है कोई चीज तुरंत होना। अकर माने होता है होना, जैसे when the rainfall occur, तब आके रेनफॉल होता है, बारिश होती है। इसे ऑरोग्राफिकल रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह क्या बताया अभी, यह कहाँ होता है ये रेनफॉल, क्योंकि यह पर्वत से टकराता है तो क्या ये माउंटेन रीजन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, बोलो, ठीक है। सो इट इज कॉमन इन माउंटेन रीजन, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप है रेनफॉल का, वो देखो एक बार, वो किस तरीके से होता है, साइक्लोनिक। तीसरा जो है वो है साइक्लोनिक, यानी इसे कहते हैं चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक पॉइंट है, यहां से ऐसे 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 ऐसे, साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। ये अधिकतर क्या होता है, यह कोस्टल रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसके कारण ऐसा समझो कि मान लो ये हमारा इंडिया है, तो इसके जहां ये जल होता है ना, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है, तो यहाँ पर बहुत सारे कभी कभी हवा से इस तरीके से चक्रवात आके लड़ने लगते हैं, और तब जाके इनके कोस्टल एरिया पर कुछ बरसात हो जाती है, रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, रेनफॉल हो जाता है। या फिर ड्राई रीजन में ही यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनने के कारण क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है, तो यह चक्रवातीय वर्षा कहलाता है। साइक्लोनिक, साइक्लोन समझते हो ना, बवंडर जिसे कहते हैं, उससे वो
घूमता रहता है और फिर बादलों में वह लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनने के कारण तो वहां पर आराम से जाकर वर्षा हो जाती है। तो इस तरीके से जो रेनफॉल होता है उसे क्या कहते हैं? साइक्लोनिक रेनफॉल। हाँ बोलो। ये वाला फिक्स है। चलो देखो एक बार फिर से इसे समझो। यह जो रेनफॉल है यह साइक्लोन के कारण होता है। साइक्लोन मतलब होता है हमारी पृथ्वी घूम रही है तो उसमें एक लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट होने के कारण ऐसे 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 आपने देखा होगा हवाएं कभी कभी जमीन पर इस तरीके से घूमती रहती है। तो समुद्र में क्या होता है कि वहां पर जल्दी जल्दी रफ्तार होने के कारण तेजी से हवाएं बहुत तेज बदलती रहती हैं और वहां पर बादल वो आसमान वायुमंडल में जाकर बरसात कर देती है, लड़कर बरसात कर देती है। यही साइक्लोन होता है। साइक्लोन माने होता है चक्रवात। चक्रवात ही समझो, चक्रवात के कारण ही साइक्लोनिक वर्षा होती है। इसमें लिखो रेनफॉल ड्यू टू साइक्लोन। फॉर्म, ठीक है। और दूसरा लिख लो इट इज कॉमन इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। आंध्रा ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लोनिक वर्षा जो होती है वह तट पर टकराने से होती है और साइक्लोन के कारण होती है। साइक्लोनिक वर्षा साइक्लोन के कारण होती है। अगर पूछा जाए तो किसके कारण होती है? चक्रवाती वर्षा चक्रवात के कारण होती है, यानी साइक्लोनिक वर्षा साइक्लोन के कारण होती है। तो इस, इसलिए यह कहाँ कहाँ होता है इंडिया में? उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश, क्योंकि यह तट एरिया है, कोस्टल एरिया है। ठीक है। बिकॉज ऑफ लिख लो, बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया। डन। हो जाएगा। इस तरीके से रेनफॉल आप लोग को समझ में आ गया होगा। रेनफॉल किस तरीके से वर्क करता है। अब आ जाओ मॉइस्चर। मॉइस्चर भी आपने पूछा था ना। मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर या इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्रता। ठीक है, लिख लो। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और मॉइस्चर, यह तीनों ही
इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसमें लिखो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in a given volume of air termed as ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहो, चाहे मॉइस्चर कहो, चाहे आर्द्रता कहो, यह तीनों चीज ही बराबर है। मतलब देखो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर क्या होता है? जल वाष्प। ठीक है, जल का वाष्प जो होता है वह वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम, उस गिवन आयतन में जो जलवाष्प प्रेजेंट रहता है वह क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी कहलाता है। मान लो अगर यह बादल है तो उस जो एटमॉस्फेयर, मान लो अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को छोटे छोटे बूंद रहते हैं, इसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। और कुछ सर्टेन वॉल्यूम में अगर इसको रख दिया जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक है। इसमें लिख लो इट इज ड्यू टू heat of sun water evaporate forms of body बादल कोई परिस्थितियों, कोई परेशानी है अभी तक? इतना समझ में आ रहा है? सर हाँ बताओ। सर फॉर्म के बाद क्या है? फ्रॉम, रुको बताता हूँ। फ्रॉम के बाद लिखना बॉडी, सॉरी, फ्रॉम द वाटर बॉडीज, फ्रॉम द वाटर बॉडीज
and enter through the atmosphere. ठीक है, यह क्या होता है, ये जो वाटर वेपर है वह कैसे होता है, ड्यू टू हीट ऑफ सन, सन की हीट से हमारे जो लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर से वाटर वेपर, वाटर जो है वह इवेपोरेट हो जाता है, यानी उसका वो वहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, वाष्पन हो जाता है। और वाटर बॉडीज, फ्रॉम द वाटर बॉडीज, यानी कि वाटर बॉडीज में क्या क्या हो सकते हैं, इसमें रिवर हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं। वाटर बॉडी से वाटर जो इवेपोरेट होता है वह सन की हीट के द्वारा होता है और वह पहुंच जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। यही प्रोसेस चलता है और गिवन वॉल्यूम ह्यूमिडिटी में पहुंच जाता है। क्या समझे बताओ? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, वहां से जल जो है, जैसे हमारा फिर से देखो, जो पॉन्ड में, नदियों में पानी रहता है, वहां से पानी धीरे धीरे जब सन की रेज पड़ती हैं तो वह ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और वहां से वह, उसे वाष्पन कहते हैं, ठीक है। वहां से वह सन की हीट से वाटर बॉडी, जो रिवर है और पॉन्ड्स है, इस तरीके की वाटर बॉडीज होती हैं, जब उन पर सन की हीट पड़ती है तो वहां से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर जब चेंज होने के बाद उस गिवन वॉल्यूम में काउंटेड होने लगता है तो वह क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। क्लियर हो गया? चलो, आप बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है? बादल, अब देखो, इसमें एक चीज बात समझने वाली है, जब जो, मान लो अगर ये सन है और इसकी तिरछी छाया जो है पॉन्ड्स पर या वाटर बॉडीज पर पड़े और सीधी पड़े, तेजी से पड़े, अधिक पड़े, तो इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वाष्पन होगा। जितनी ज्यादा सन रेज वाटर बॉडीज पे पड़ेंगी उतनी ही ज्यादा वाटर इवेपोरेशन ज्यादा होगा और वाटर वेपर बहुत ज्यादा बनेगा। और जितनी कम रेज पड़ेंगी उसे, जितनी कम रेज पड़ेंगी उतना ही कम इवेपोरेशन होगा और उतना ही कम वाटर वेपर बनेगा। हाँ भाई, क्या समझे? हाँ, उठो, बुक रखो और क्लास से बाहर जाओ। क्या?
फिर से समझो, यह जो सन की रे जितनी ज्यादा वाटर बॉडीज में पड़ेंगी उतना ज्यादा ही इवेपोरेशन होगा। जाओ, वाटर बॉडीज मान लो ये पॉन्ड पॉन्ड है, ठीक है। पॉन्ड्स पर मान लो अगर यह पॉन्ड या रिवर है, पॉन्ड मतलब होता है तालाब और रिवर माने होती है नदी, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर इस पर बहुत ज्यादा सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो उतना ज्यादा ही इवेपोरेशन यानी वाष्पन होगा, और जितना कम रोशनी पड़ेगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। समझ में आ गया? बोलो क्या समझे? हाँ हाँ, चलो ठीक है, अब समझ में आ गई इतनी बातें? हाँ, इसको बना लो। हाँ ठीक है, जितना ज्यादा सूरज का रोशनी पॉन्ड्स यानी तालाब पर या रिवर पर पड़ा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा वाष्पन होगा। और जितना कम रोशनी यहाँ पर पॉन्ड्स पर जितना पड़ा उतना कम इवेपोरेशन होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? और यही कारण है कि पोल रीजन, हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ है, इसमें जो सीधी जो रोशनी पड़ती है वह 0 डिग्री में पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसकी जो रोशनी है यहाँ पर तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पोलर रीजन में इवेपोरेशन बहुत कम होता है। समझ में आ गया? पोलर रीजन में बर्फ क्यों जमी रहती है, यही कारण है। यहाँ पर रोशनी तिरछी पड़ती है सूरज की, यहाँ पर रोशनी जो है सूरज की तिरछी पड़ती है, इसलिए वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। सूरज की रोशनी 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है। क्यों? क्योंकि वह 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। इसलिए 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। इसको बना लिया? चलो अब आगे चलो, टाइम बहुत है। हो गया? चलो अब इसमें लिखो, आवाज सभी को आ रही? बादल आवाज आ रही? मोनिका आवाज आ रही? समझ में आ रहा मोनिका? आवाज आ रही? नंदिनी आवाज आ रही? यस सर। नैतिक? ठीक है, चलो अब देखो, जो इसको ह्यूमिडिटी को जिसमें हम नापते हैं, जो यंत्र होता है, यानी जो
जो जिससे हम ह्यूमिडिटी मापते हैं उसका नाम क्या है? हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रो, लिख लो इसे। और अब देखो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? इसमें लिखो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन हो गया था? प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर is known as absolute humidity। ठीक है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान देना। अभी तक क्या था? यूनिट मतलब एक, ठीक है? जो वह वाटर वेपर, वह जलवाष्प जो एक 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 वॉल्यूम में, ठीक है, एक सीमित वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जो मेजर की जाती है वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है? लिख लिया सब? लिख लिया बादल? यस सर, लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट वहां पर वह जो ह्यूमिडिटी था, वह कोई कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता था, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या है? एब्सोल्यूट में सिर्फ यूनिट वर्ड जोड़ दिया गया, बाकी सब सेम है। ठीक है? वो भी एक्चुअल अमाउंट के साथ। ठीक है?
अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? देखो इसमें लिखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यह जो होता है यह अनुपात होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वह किसका किसका अनुपात होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in a given volume ठीक है, actual amount of water vapor in a given volume and the water vapor with the same volume of air can contain till saturation level। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है तो यह इस तरीके से यह दिया रहेगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम बटे द वाटर वेपर विद द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन कंटेन टिल सैचुरेशन लेवल। यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। सैचुरेशन लेवल LEVEL ELEVEL ठीक है, हो गया? समझ में आ गया क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वह है जो एक्चुअल, ये इस तरीके से ये फार्मूला है, यह क्या है? रेशियो है। यह रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम और बटे द वाटर वेपर विद द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन कंटेन दिस सैचुरेशन लेवल। इस तरीके से आपको दिया रहेगा और दोनों को डिवाइड करके निकालोगे, जो आएगा वही तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा। ठीक है,
ह्यूमिडिटी समझ में आ गया सभी को? बादल, मोनिका, कनिष्का, अंजलि, कनिष्क, यस नैतिक, सर। ठीक है, अपना ध्यान दो, पढ़ने लगे। बाहर कर दूंगा। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी समझ में आया? चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है विंड, यानी हवाएं। विंड क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड wind. The movement of air is called wind. और इसको जो विंड के हम नापते हैं, विंड के डायरेक्शन और स्पीड को मापते हैं, वह किससे करते हैं? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? मेजर द स्पीड ऑफ विंड। ध्यान रखना, ये सब वर्ड जो है ना, एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये सब क्या है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं और एनीमोमीटर से मेजर करते हैं स्पीड की, विंड की स्पीड को हम नापते हैं, मेजर करते हैं विंड की स्पीड। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करो, विंड ऑलवेज blows from high pressure to high pressure area to low pressure area। विंड जो है हमेशा क्या करता है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। ध्यान रखना, हमेशा यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
यह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। HIGH, हाई, हाई, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब जो है विंड के कितने पार्ट होते हैं? इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला परमानेंट, दूसरा पीरियोडिक, और चौथा तीसरा जो है वह लोकल। ये 3 टाइप से इसके डिस्ट्रीब्यूशन है विंड के। इसमें लिखो, पहले में लिखो, पहला का जो स्टार पॉइंट रहेगा यानी परमानेंट विंड जो है इसमें लिखो यह जो है ये विंड ब्लो करता है, ब्लो थ्रू आउट द एयर in a particular direction. डायरेक्शन। बादल, कोई परेशानी बताओ? किसी को अभी तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ। ईयर, वाई, पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर। आवाज आ रही नैतिक? सभी को सर आवाज क्लियर? हाँ बताओ। सर द के बाद नंदिनी क्या बोलो। लिखा है? द ईयर, YEAR, YEAR। ठीक है। परमानेंट विंड जो होता है, परमानेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एकदम स्थायी। जो चीज है वह एकदम परमानेंट है। ठीक है। यह जो है यह हमेशा पूरे साल भर पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बहती है और पर्टिकुलर रीजन में बहती हैं। पर्टिकुलर रीजन में ही बहती हैं। जैसे इस इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल
ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। परमानेंट जो अर्थ पे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ पे यहां से यहां तक सेम डायरेक्शन में हवा बहती है, तो इसके बाद अलग में अलग तरीके से ट्रेड विंड बहती हैं। तो ये सारे इस तरीके से यह सब सेम रीजन में सेम परमानेंट पर्टिकुलर ट्रेड विंड, ट्रेड पवन, हाँ ठीक है। सर हाँ सर ये बोलो ट्रेड अंजलि। विंड्स के बाद क्या है? हाँ व्यापारिक पवन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स को व्यापारिक पवन कहते हैं हिंदी में। और अब जो है पीरियोडिक विंड के बारे में देख लेते हैं। दूसरा जो था पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक में क्या होता है, ब्लोज टू ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, पीरियड ऑफ अ ईयर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। डायरेक्शन ओवर पर्टिकुलर एरिया, वहां परमानेंट विंड में क्या था, वहां पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती थी और पर्टिकुलर रीजन में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेफिनिट डायरेक्शन में है और ओवर पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में है। इसका एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल मानसून विंड, मानसून विंड, ठीक है। बताओ कि यहां से समझ में आ गया। परमानेंट विंड जो था वह पर्टिकुलर डायरेक्शन में था और वह एक पर्टिकुलर रीजन में था, लेकिन पीरियोडिक जो है वह डेफिनिट डायरेक्शन में है और वह पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। मानसून विंड मतलब मानसून, मौसमी पवने, मौसमी पवने। मानसून मतलब होता है जो
वो ट्रेड जो मानसून मतलब होता है, जो मानसून को मानसून ही कहते हैं, ऐसे लिखते हैं मानसून। ठीक है, मानसून कौन। अब जो लास्ट जो इसका बचा हुआ है वो है लोकल विंड। लोकल विंड इसका यह लिमिटेड एरिया में रहता है। क्या है? ब्लोज इन लिमिटेड एरिया। अभी तक क्या था? डिफाइन, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम एरिया, और यह एकदम लिमिटेड एरिया में बहता है। और हैव लोकल इंपॉर्टेंस। ठीक है बच्चों, इसका अपना एक लोकल इंपॉर्टेंस होता है। इसका एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल है लू। गर्मियों में यहां लू चलती है ना, लू विंड। ये लोकल इंपॉर्टेंस रखने वाली है और लोकल एरिया पे चलती है। इतनी बातें क्लियर? अब कुछ केस स्टडी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आपका जो होमवर्क है वह क्या है? केस स्टडी को होमवर्क में लिखना है और इसको पढ़ना है। समझ में आ गया? आपको होमवर्क में केस स्टडी लिखना है और इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। हाँ बताओ। स्टडी HW में करना है या फिर CW में? SW में नहीं करना। क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। केस स्टडी को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर लिखना है। और बताओ किसको क्या डाउट है? अंजलि मैडम, क्या दिक्कत है अंजलि बताओ? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अच्छा, अब देखो केस स्टडी को पढ़ लेना, मैं इसे थोड़ा देर में और बता देता हूँ। साइक्लोन क्या होता है? देखो लिख लो, साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है इसके बारे में जान लो। साइक्लोन माने होता है चक्रवात। ठीक है, यह लिख क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्टॉर्मी विंड। स्टॉर्मी विंड फ्रॉम हाई प्रेशर
हाई प्रेशर कहाँ होता है इसमें? हाई प्रेशर आउटसाइड में होता है, बाहर होता है। और टू लो प्रेशर 6 टू लो प्रेशर ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यह क्या होता है? इनसाइड। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को हम कहते हैं, इसकी स्टडी को हम साइक्लोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और अलग अलग जगहों पर चक्रवात को अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है। जैसे अंटार्कटिक में ओशियन में, अटलांटिक ओशन में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? हरिकेन। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में नाम में जाना जाता है। विली विली। और अटलांटिक हरिकेन, अटलांटिक ओशन में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। खत्म हो गया। और टाइफून पैसिफिक ओशन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से साइक्लोन आप लोग पढ़ लीजिएगा और हुदहुद को समझ लीजिएगा। केस स्टडी में दो चीज है, साइक्लोन और हुदहुद। अपने से पढ़ के समझिएगा, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। साइक्लोन और हुदहुद। ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलो इस तरीके से आप लोग की ये चैप्टर पूरी हो गई। केस स्टडी को होमवर्क में लिखना है और क्वेश्चन आंसर आपको करना है। मैं कुछ दिन को लेकर एग्जाम लेने जा रहा हूं, आप लोगों को मैनेज करना होगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। चलो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।